गुड मॉर्निंग बच्चों। मृत्युंजय पांडे गुड मॉर्निंग। दुर्लभ कश्यप गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए, क्लास स्टार्ट होने जा रही है। मृत्युंजय पांडे, आवाज आ रही होगी, चेक कीजिए फिर से। तो क्लास आज की स्टार्ट होने जा रही है और पॉलिटेक्निक के एग्जाम में मात्र 3 दिन बचे हुए हैं। आकाश यादव गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आकाश यादव। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में मात्र 3 दिन शेष बचा है। कितने दिन बचे हैं? मात्र 3 दिन बचे हैं और यही 3 दिन आपकी अंतिम लड़ाई है। अंतिम लड़ाई, अंतिम लड़ाई। जितना लड़ना है लड़ लो, बाकी एग्जाम में मिलेंगे, मैदान में मिलेंगे और मैदान में जीत या हार होगी। बात समझ में आ रही है? अंतिम लड़ाई बची है मात्र 3 दिन की, मात्र 3 दिन। 25 को एग्जाम है बिहार पॉलिटेक्निक का और मात्र 3 दिन बचा हुआ है। अब इस 3 दिन में आप सब लोग को क्या करना है ये ध्यान से सुनिए। आर्यन राज गुड मॉर्निंग। आर्यन राज गुड मॉर्निंग। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और चैनल है जिसका नाम है यूनिटेक गुरु। यूनिटेक गुरु चैनल है दूसरा हमारा। एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है यूनिटेक गुरु। इस चैनल पर ऑल इंडिया पॉलिटेक्निक की सीरीज जो चलेगी इस चैनल पर, यूनिटेक गुरु पर, ठीक है। तो इसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चंदन पांडे, हाय चंदन पांडे गुड मॉर्निंग। मृत्युंजय पांडे जीके जीएस की क्लास चलेगी कुछ दिन बाद, अभी उसका शेड्यूल फिक्स नहीं हो पाया है, ठीक है। 1 हफ्ता वेट कीजिए, 1 हफ्ता के अंदर आपको जीके जीएस की क्लास मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की। चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये अंतिम लड़ाई है आपकी, 3 दिन की बची हुई है। इसमें क्या करना है आप लोगों को? आर्यन राज पूछ रहे हैं कि पॉलिटेक्निक की तैयारी अच्छे से नहीं किए हैं, सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कराई जा रही है ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो अपने मन से दिया गया है। ये सारे के सारे पॉलिटेक्निक के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और पॉलिटेक्निक का इतिहास रहा है कि वो क्वेश्चन को क्या करता है, रिपीट करता है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप गारंटी लेते हैं कि आप एग्जाम में फेल नहीं होंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। चंदन पांडे गुड मॉर्निंग। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं कह रहा था कि मात्र 3 दिन की लड़ाई बची हुई है। इसमें क्या करना है आप लोगों को? जितने भी पुराने वीडियोस पॉलिटेक्निक के पड़े हुए हैं जाइएगा आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको पुराने चैनल की पुराने जो वीडियोस हैं उनको एक बार रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा सारे उसको, और जितने भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कीजिएगा। तब जाके आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपका एग्जाम क्या होगा, अच्छा होगा और आपको रैंक अच्छी आएगी। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को? चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो है केमिस्ट्री का अगला प्रैक्टिस सेट, रसायन विज्ञान का अगला प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हम लोग आज करेंगे। चलिए इसमें जो आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन क्या होता है? एक बात ध्यान दीजिए, किसी भी परमाणु नाभिक में
3 मूल कण होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु नाभिक के 3 मूल कण होते हैं, जिसमें पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है आपका प्रोटॉन, तीसरा होता है आपका न्यूट्रॉन। तीसरा होता है आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे टॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने नाभिक के मूल कण फंडामेंटल पार्टिकल्स को खोजा था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। अब कुछ लोगों को लगेगा कि जो प्रोटॉन की खोज है वो रदरफोर्ड ने किया था। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटॉन जो खोजा गया था वो गोल्डस्टीन के द्वारा खोजा गया था, लेकिन जो इसका नाम रखा गया वो रदरफोर्ड ने रखा। जैसे आपके घर परिवार में जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता तो कोई और होते हैं, लेकिन उसका नामकरण कौन करता है? दादा दादी या जो घर का सीनियर होता है। ठीक उसी तरीके से इसमें भी आपका प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। यानी प्रोटॉन इसका बेटा था, लेकिन नाम किसने रख दिया? रदरफोर्ड दादा ने इसका नाम रख दिया। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, नामकरण रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। तैयारी के लिए अब आपके पास 3 दिन बचा है। ठीक है, तैयारी में बस आप लोग अब रिवाइज कर सकते हैं। अब नया पढ़ेंगे तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। 3 दिन में बस आप रिवीजन करिए, ओनली रिवीजन। ठीक है, अब पूछा है कि ये जो आपका प्रोटॉन है जिसको खोजा था गोल्डस्टीन ने, इसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ये भारी हाइड्रोजन का नाभिक होता है। ऑप्शन बी, एक मूलभूत कण होता है। ऑप्शन सी, एक धनावेशित कण होता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है जो नाभिक के अंदर पाया जाता है। इस पर 1 इकाई धन आवेश होता है जो आपका न्यूट्रॉन के साथ नाभिक बनाता है। ठीक है, और नाभिक के चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये धनावेशित कण होते हैं। क्या होते हैं? ये धनावेशित कण होते हैं। बात समझ में आ रही है इतनी? अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, एक धातु के 3 ऑक्साइड हैं। प्रत्येक धातु की मात्रा 76.47 इतना और इतना दिया हुआ है 51.68। ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं? ये आंकड़े आपका क्या दर्शाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है धातु के 3 ऑक्साइड। ऑक्साइड में आपका ये टोटल दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? ऑक्सीजन की मात्रा निकालेंगे। तो इसमें 100 से घटाएंगे, इसमें आप 100 से घटाएंगे, और इसमें क्या करेंगे? इसमें भी आप 100 से घटाएंगे। तो जो वैल्यू आएगी उसका एक अनुपात ले लेंगे, और उसी अनुपात में आपका क्या होता है? वो अनुपात क्या होता है? मल्टीपल होता है, गुणित होता है। इसलिए ये जो नियम बनाएगा वो बनाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुणित अनुपात का नियम। क्या बनाएगा? गुणित अनुपात का नियम बनाएगा आपका। बात समझ में आ रही है? एक धातु के 3 ऑक्साइड है, प्रत्येक धातु में जो मात्रा होती है वो इतनी है। इसमें क्या करेंगे? 100 से घटाएंगे। 100 से जब घटाएंगे तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा आ जाएगी। उसका क्या करेंगे? एक सरल अनुपात लेंगे, और उस सरल अनुपात में आप एक ऐसी वैल्यू रखेंगे, कॉमन वैल्यू रखेंगे, जिसका गुणा करने पर ये एक
गुणित अनुपात में चेंज हो जाए, इसी नियम को कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। आर्यन राज कह रहे हैं कि कितने प्रश्न सॉल्व किया जाए कि मैं क्वालिफाई हो जाऊं। देखिए, एग्जाम में कोई कट ऑफ निश्चित नहीं होता है। कंपटीशन में आप अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करना सीखिए और सही प्रश्नों को बनाना सीखिए। नहीं तो बहुत से लड़के ऐसे हैं जो 100 में 100 करके आते हैं, लेकिन उसमें से आधा गलत ही होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, थोड़े कम कीजिए, थोड़े प्रश्न कम हल कीजिए, 70 कीजिए, 75 कीजिए, लेकिन क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो प्रश्न संख्या दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुणित अनुपात के नियम को ये फॉलो करता है। गुणित अनुपात के नियम को ये फॉलो करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एक तत्व के दो समस्थानिकों का कौन सा गुण भिन्न हो सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक तत्व के दो समस्थानिकों का कौन से ऐसे गुण हैं जो भिन्न हो सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है आपका। कंप्यूटर क्लास किस सब्जेक्ट का, ओ लेवल या बीसीए? आप बताइए कंप्यूटर क्लास किस सब्जेक्ट का? विश्वजीत पासवान। एक तत्व के दो समस्थानिकों का कौन सा गुण भिन्न हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक, समस्थानिक जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक क्या होता है? तो समस्थानिक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। समस्थानिक एक समान स्थान रखने वाले तत्व क्या बोलते हैं? समस्थानिक। आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसोटॉप्स, और आइसोटॉप्स में क्या क्वालिटीज होती हैं कि परमाणु संख्या बराबर भिन्न भिन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या द्रव्यमान की संख्या या ये सभी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। चले आगे, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4। चलिए प्रश्न कह रहा है कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है? प्रश्न कह रहा है एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी उभयधर्मी। उभयधर्मी को इंग्लिश में बोलते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, तो जो आपका एल्युमिनियम का जितने भी ऑक्साइड बनते हैं Al2O3, ये क्या है आपका, ये आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। और ये क्या होता है, ये तो ना तो अम्लीय होता है, तो अम्लीय भी नहीं होगा, क्षारीय भी नहीं होगा और उदासीन भी नहीं होगा। ये क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी, एम्फोटेरिक। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करते हैं, दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और जब दोनों गुण प्रदर्शित करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, उभयधर्मी। उभय का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। धर्मी का मतलब होता है गुण। कॉमन गुण प्रदर्शित करने वाले यौगिकों को, कंपाउंड को उभयधर्मी कहते हैं। और ये आपका Al2O3 क्या होता है, एक उभयधर्मी यौगिक होता है। कंप्यूटर की बेसिक क्लास
देखिए 25 अक्टूबर से आप लोग का कंप्यूटर का फंडामेंटल बैच चलेगा। विश्वजीत पासवान, 25 अक्टूबर से आपका फंडामेंटल कंप्यूटर का बैच चलेगा, जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर की सारी नॉलेज दी जाएंगी। कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सब बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आया। Al2O3 क्या होता है, ये होता है उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करता है। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि जो हमारा धातु होती हैं, धातुओं में क्या होता है, सॉरी अधातु दिया हुआ है, अधातुओं में द्रव होता है। अधातुओं में कौन सा ऐसा तत्व है जो प्रकृति में द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी वो क्या पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, द्रव की अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका केवल ब्रोमीन, ऑप्शन बी दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा कट गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए केवल, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है केवल ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है केवल ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है क्लोरीन तथा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि अधातुओं के अंदर कोई ऐसी धातु नहीं है जो द्रव के रूप में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन से पकड़िए, देखिए ऑप्शन हमारा बी कह रहा है कि जो क्लोरीन तथा ब्रोमीन है, क्या ये दोनों लिक्विड अवस्था में पाई जाती हैं। तो क्या आप बता सकते हैं, क्लोरीन एक गैस होती है जो कि क्या होती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है, जबकि आपका जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन आवर्त सारणी का एक ऐसा अधातु है, नॉन मेटल है, जो आपका कैसा रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। जिस तरीके से पानी क्या होता है, लिक्विड अवस्था में रहता है, ठीक उसी तरीके से ब्रोमीन भी क्या होता है, आवर्त सारणी का एक ऐसा अधातु है जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, एकमात्र ऐसा ये अधातु है। ठीक है, चलिए तो इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, केवल ब्रोमीन, केवल और केवल ब्रोमीन आवर्त सारणी में द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है। बात समझ में आ रही है। तो प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ब्रोमीन। आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चार दिन बचे हुए हैं, पढ़ लीजिए जितना पढ़ना है। आज को लेकर 4 दिन, 21, 22, 23, 24, 25 को आपका एग्जाम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6 देखिए, आम जिंदगी में सभी लोग सिक्का का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि ये मिलकर किससे बनता है, इसका जो मेन संगठन है वो क्या क्या होता है, ये बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। देखिए मुद्रा जो कि एक मिश्र धातु होता है, क्या होता है, मुद्राएं जो सिक्के बनाने के काम में आती है, ये इनका जो संगठन होता है वो किससे मिलकर बना होता है। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए कॉपर 80%, एसन को बोलते हैं टिन, एसन को क्या बोलते हैं, टिन, एसन को बोलते हैं टिन, और इसमें मात्रा लिया है 20%। तो 80% कॉपर और 20% टिन, क्या इसके मिलाने से बनता है आपका सिक्का। और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, कॉपर की मात्रा 85%, एसन की मात्रा 13%, फास्फोरस की मात्रा 2%। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, कॉपर की मात्रा 95%, एसन 4 और पी 1%, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर की मात्रा 88% और टिन की मात्रा 12%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर की मात्रा अगर हम 88% ले लेते हैं, कॉपर अगर हम इसको कितना ले लेते हैं,
88% ले लेते हैं, तथा इसमें आप स्टैनस को बोलते हैं टिन। टिन की मात्रा आप 12% ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका क्या, सिक्का। सिक्का क्या बन जाएगा, सिक्का। जो हम लोग कॉइन इस्तेमाल करते हैं, कॉइन जो इस्तेमाल करते हैं वो बनता है कॉपर से और टिन से, मात्रा 88% और 12%। आर्यन राज भाई, आपकी बात समझ में नहीं आ रही, फिर से कमेंट कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या होती है? प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्नलिखित में से मिश्रण है। आपको इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से छांटना है कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण, मिश्रण को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मिश्रण, मिक्सचर, यानी कि इसमें दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का क्या होगा, अच्छा मिश्रण कॉम्बिनेशन होगा, तब ये क्या बनेगा, आपका मिश्रण बनेगा। जैसे वायु क्या होता है, हवा क्या होता है, हवा में आपकी कई सारी गैसें पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद अन्य गैसें आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ये सब वायुमंडल में आपकी कई सारी गैसें पाई जाती हैं। उन्हीं गैसों को क्या बोला जाता है, मिश्रण बोला जाता है। इसमें क्या होता है, दो से अधिक मात्राएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों का कॉम्बिनेशन मिश्रण कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आप छाटिए, ये जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है स्टील, क्या आप बताइए स्टील मिश्रण होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। स्टील में क्या होता है, देखिए जब भी स्टील बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है लोहे से। लोहे से, लोहे से क्या बनता है, स्टील। आयरन, आयरन को लिया जाता है और इसमें जो है आपका किसकी मात्रा मिला दी जाती है, कार्बन। कार्बन की मात्रा, इसमें कुछ मात्रा कार्बन की मिला दी जाती है, जिससे क्या होता है, जो स्टील लोहे के अंदर जो जंग लगने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, लगभग खत्म हो जाती है। तो आप देखे होंगे कि जो मैं बचपन में जिस गिलास में पानी पीता था, आज भी उसी गिलास में पानी पीता हूँ। वो किस लिए बना हुआ है, वो किस चीज़ का बना हुआ है, वो बना हुआ है आपका स्टील का। और स्टील की खासियत ये होती है कि उसमें जंग नहीं लगता है। तो उसमें क्या मिला दिया जाता है, उसमें मिला दिया जाता है कार्बन। कार्बन को मिला देंगे तो क्या होगा, जंग लगने की क्षमता उसमें खत्म हो जाएगी। अब ये हो गया आपका मिश्रण। तो पहला क्या हो गया आपका मिश्रण में, पहला हो गया आपका स्टील। स्टील किस में आएगा, मिश्रण में आएगा। दूसरा ऑप्शन है वायु, जिसको मैंने अभी बताया। वायु कैसे मिश्रण है, क्योंकि इसमें कई सारी गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडान, जेनान, जितनी सारी गैसें सब वायु में पाई जाती हैं। तो वायु भी क्या होता है, आपका मिश्रण होता है। अब बच गया आपका चौक। चौक क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम ये आपका क्या होता है, कंपाउंड होता है, न कि मिश्रण होता है। चाक क्या होता है, कंपाउंड होता है, यौगिक होता है चाक। तो इसलिए चाक इसका आंसर नहीं होगा। संगमरमर भी आपका क्या होता है, यौगिक होता है। संगमरमर का फार्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट आपका संगमरमर का फार्मूला होता है, इसलिए संगमरमर भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। धावन सोडा भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। आप लोग कमेंट में धावन सोडा का फार्मूला लिखेंगे। कमेंट में आप लोग धावन सोडा का फार्मूला लिखेंगे, जो कि पूछा जा चुका है। ग्लूकोज जो होता है आपका, ये भी नहीं होता है। ये सब क्या होते हैं, आपके कंपाउंड होते हैं। धावन सोडा, ग्लूकोज, संगमरमर, चौक, ये सब क्या होता है, कंपाउंड होता है। तूतिया, जिसका नाम होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का ये भी आपका क्या होता है, कंपाउंड होता है, न कि मिश्रण। अब आ गया आपका पीतल। अब ध्यान से देखिए, पीतल, पीतल की बात करते हैं।
तो जस्ट मैंने इसकी पिछली क्लास में बताया था आपको कि जो पीतल होता है इसका क्या कॉम्बिनेशन होता है, जिंक और कॉपर, जिंक और स्टेनस, सॉरी कॉपर और स्टेनस, ये जो आपका मिश्रण देख रहे हैं ये क्या बना देता है, हमारा पीतल बना देता है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मिश्रण कहलाएगा, मिश्रण। और एक लास्ट ऑप्शन बच गया जिसका नाम है दूध। दूध क्या होता है, ये भी आपका मिश्रण होता है। इसमें कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे फैट हो गया, वसा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, ए बी। दूध में सब विटामिन पाया जाता है केवल विटामिन सी को छोड़कर। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन यहाँ से मैच कर रहे हैं। एक हो गया दूध, दूसरा हो गया पीतल, तीसरा हो गया वायु और चौथा हो गया स्टील। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी मैच खा रहा है, पीतल, वायु, स्टील और दूध। ये सब क्या होता है, आपका मिश्रण होता है। पीतल, वायु, स्टील और दूध क्या होता है, मिश्रण होता है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, तो हमने इसमें से छाट कर निकाला कि मिश्रण कौन कौन सा होता है, पीतल, वायु, स्टील और दूध। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है हमारा? अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न को मैं चौथी बार सॉल्व करा रहा हूँ। ये प्रश्न मैंने इसके पहले प्रैक्टिस सेट में 2 बार सॉल्व करा चुका है। ये तीसरी या चौथी बार है जहां तक मुझे याद है। शुरू करें? चलिए, इस टाइप का जो प्रश्न होता है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक विलयन के हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता होती है वो इतनी दी हुई है, तो विलयन का पीएच मान क्या होगा? विलयन का पीएच मान क्या होगा? सबसे पहले समझते हैं पीएच क्या होता है। पीएच एक ऐसा पैमाना है, स्केल है, जिस पर आपके किसी कंपाउंड की अम्लीयता, क्षारीयता को नापा जाता है। इस पर कितना स्केल बना होता है? 14 ठो खांचा बना होता है। बिहारी लैंग्वेज में खांचा बोलते हैं इसको बोलते हैं खांचा। 14 होता है, 1 से लेकर 2, 3, 4 ऐसे करके 14 तक होता है। 14 तक खांचा बना होता है, स्केल का तरफ पैमाना बना होता है, जिस पर हम लोग क्या मापते हैं? पीएच मानते हैं। और पीएच का जो फुल फॉर्म होता है, पीएच का क्या होता है फुल फॉर्म? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर टू हाइड्रोजन। पावर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमने क्या दे दिया? ताकत दे दिया। यही ताकत हमारा क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। और इस ताकत को किस में लिखते हैं? बड़े ब्रैकेट में आयंस की तरह लगा के लिख देते हैं। लो भैया, दे दिया हमने हाइड्रोजन को ताकत। हाइड्रोजन को ताकत दे दिया, क्या बन गया? ये पीएच बन गया। क्या बन गया? पीएच बन गया। जो लोग नए आए हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पीएच होता है आपका पावर टू हाइड्रोजन, और इसको दर्शाते हैं बड़े ब्रैकेट में। और पीएच का मान होता है, पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता। माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता क्या कहलाती है? पीएच कहलाती है। पीएच कहलाती है। अब देखिए, यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालना है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है क्या? हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हमको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि OH माइनस की जो सांद्रता है वो दी हुई है कितनी? 1 गुणा 10 के पावर माइनस 9। लेकिन हम जानते हैं, इसको मैं जरा मिटा रहा हूँ, इसको जरा सा मिटा रहा हूँ समझाने के लिए। देखिए, OH माइनस की वैल्यू दी हुई है, और H प्लस और OH माइनस को जब आप मिलाएंगे तो ये जल का एक अणु बनेगा।
इस दोनों की वैल्यू होती है 1 गुणा 10 के पावर -14। क्या होता है 1 गुणा 10 के पावर -14, ये होती है वैल्यू, जिसमें आपका OH की वैल्यू दी हुई है, वो दिया हुआ है कितना, तो इसमें आप लॉगरिथम का फॉर्म दिया हुआ है आपका H प्लस का वैल्यू इतना, और OH का वैल्यू दिया हुआ है 1 गुणा 10 के पावर -9 और इज इक्वल टू 1 गुणा 10 के पावर -14। अब इसको नीचे क्या ले आएंगे, हर में ले जाएंगे, इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा घात, तो H प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H प्लस की वैल्यू आ जाएगी 1 गुणा 10 के पावर -14 और बटा हो जाएगा 1 गुणा 10 के पावर -9। अब ये जो घातांक है ये जब ऊपर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो ये जाके जुड़ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 10 के पावर -14 प्लस 9, तो इसकी वैल्यू आएगी 10 के पावर -5। 10 की पावर -5 किसकी आई, हाइड्रोजन की ताकत आई, हाइड्रोजन की ताकत, हाइड्रोजन की पावर। इंग्लिश में क्वेश्चन की सीरीज बात करते हैं, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन की पावर कितना निकाल दिया हम लोगों ने, 10 के पावर -5 निकाल दिया। अब निकालना है pH, तो pH भैया क्या कहते हैं, pH भैया कहते हैं कि -log और हाइड्रोजन आयन को पावर दे दीजिए, और यही पावर कितना निकला है, 10 के पावर -5 निकला है, तो -log पावर का मान 10 के पावर -5, और लॉगरिथम का रूल होता है कि जो पावर होता है वो पहले आ जाता है, तो माइनस पहले से है और -5 पहले से आएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है log 10 की वैल्यू, 1 होती है, तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, फटाक से वैल्यू रखिए, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस, 5 का 5, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा आपका टोटल +5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, +5। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, +5। ये था पूरा प्रोसेस pH निकालने का, समझ में आया कि नहीं, देख लीजिए आप लोग इसको ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से pH निकालते हैं। H प्लस और H माइन की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन की पावर निकालेंगे और इस पावर को pH में लेकर रखेंगे, यहाँ लॉगरिथम लगाएंगे रूल, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी +5। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, अगला प्रश्न ये देखिए आ गया, ये भी जाना माना सवाल है। देखिए क्या करता है एग्जामिनर, कभी इसका पूछ लेगा ये किसका फार्मूला है, और कभी पूछ लेगा ये सॉल्ट किस तरह है। तो ये क्या करता है, क्वेश्चन को बस घुमा रहा है, कान पकड़ के, जैसे आप लोग घुमाते हैं छोटे बच्चों को, उसी तरीके से ये क्या कर रहा है एग्जामिनर, क्वेश्चन पकड़ के घुमा रहा है, ज़्यादा कुछ थोड़ी किया है। देखिए K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O, ये किस प्रकार का लवण है। सबसे पहले ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं, ये फार्मूला आपका फिटकरी का फार्मूला होता है, एलम जिसको बोलते हैं एलम, एलम का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। ये वही फिटकरी है जिसको नाई क्या करता है, अपने दुकान में रखता है। अगर किसी की दाढ़ी कट गई बनाते वक्त तो तुरंत वहाँ क्या करता है, उसको रगड़ देता है, तो उससे क्या होता है, वहाँ रक्त का जो है थक्का बनने लगता है, ठीक है, वहाँ क्या होता है, जम जाता है, रक्त का थक्का बनने लगता है। ये अलग चैप्टर है, लेकिन यहाँ जो आप फार्मूला देख रहे हैं ये होता है ये फिटकरी का फार्मूला। तो ये होता है आपका फिटकरी का फार्मूला, और ये जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, ऑप्शन दिया हुआ है, संकर लवण होता है, द्विक लवण होता है, मिश्रित लवण होता है, या ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि क्षारीय लवण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो होता है आपका, ये होता है आपका डबल सॉल्ट, द्विक लवण,
द्विक लवण होता है। फिटकरी क्या होता है आपका? द्विक लवण, डबल सॉल्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप इसको जल में घोलेंगे, इतना बड़ा सा ढोका डाल दीजिए पानी में, धीरे धीरे घुल जाएगा। ये घुलेगा तो आपका पोटेशियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, माइनस माइनस, एल्यूमिनियम अलग टूट जाएगा, प्लस प्लस प्लस, सल्फेट अलग, और जल के अणु अलग टूट जाएंगे। यानी जितने भी इसमें अणु लगे हुए हैं सब के सब अलग अलग आयनित हो जाएंगे। तो इस टाइप के जितने भी आपका क्या बनेगा, जो कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड कैसा होता है? डबल सॉल्ट होता है, द्विक लवण होता है, डबल सॉल्ट। और एक आता है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। वो क्या होता है? अगर उसको आप जल में घोलते हैं तो उसके जो अणु हैं कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे, वो कहलाते हैं आपका क्या? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे चले आप लोग को, आगे ले चले आप लोग को। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, द्विक लवण होता है, डबल सॉल्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि निस्तापन एक ऐसा प्रक्रम है जिसका प्रयोग कहाँ होता है? कक्षा 12 में एक चैप्टर है जिसका नाम है तत्वों का निष्कर्षण। उस चैप्टर में क्या पढ़ा जाता है? जब वायुमंडल या प्रकृति में कोई भी तत्व खोजा जाता है तो वो क्या होता है? शुद्ध अवस्था में नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे अगर आप सोना निकालते हैं जमीन के अंदर से किसी खादान से, तो एट लीस्ट उसमें कम से कम की बात कर रहा हूँ, कम से कम उसमें मिट्टी के धूल कण लगे होते हैं, तो उनको एक विधि द्वारा साफ किया जाता है। ठीक उसी तरीके से कई सारी धातुएं ऐसे हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होती, जिनमें एक एग्जाम्पल होता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम जो है अपने बॉक्साइट के अयस्क के फॉर्म में रहता है। जब उसको ज़मीन से निकाला जाता है तो उसको कई प्रक्रम में शुद्ध किया जाता है, फिर जाकर हमको एक एल्युमिनियम की प्योर फॉर्म देखने को मिलती है। तो इसी सब प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धातुओं का निष्कर्षण। और इन्हीं निष्कर्षणों में से एक ऐसा प्रक्रम है जिसका नाम है निस्तापन प्रक्रम। इस प्रक्रम में क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑक्साइड अयस्कों के अपचयन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों के लिए, सल्फर तथा आर्सेनिक की अशुद्धियों को आंशिक या पूर्ण रूप से दूर करने के लिए, या ऑप्शन दिया है लास्ट वाला कि अयस्क को बिना पिघलाए अयस्क से वाष्पशील पदार्थ को निकालने के लिए। तो आपका जो निस्तापन का जो प्रक्रम होता है, जो निस्तापन की जो प्रक्रिया होती है, निस्तापन की जो प्रक्रिया होती है, जो निस्तापन की आपकी प्रक्रिया होती है, इसमें क्या किया जाता है? लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, अयस्क को बिना पिघलाए अयस्क से वाष्पशील पदार्थ को निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके का जो प्रक्रम होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसको बोलते हैं निस्तापन प्रक्रिया, निस्तापन का प्रक्रम। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी अयस्क को बिना पिघलाए उसमें से वाष्पशील पदार्थ को निकाल दीजिए, अशुद्धियों को दूर कर दीजिए, और जो प्योर फॉर्म में आपका बचेगा वो क्या कहलाएगा आपका? वो क्या कहलाएगा आपका? धातु। और इस प्रक्रम को बोलते हैं निस्तापन का प्रक्रम, निस्तापन की प्रक्रिया। चले आगे। आर्यन राज समझ में आ रहा है आपको? आर्यन राज, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या हमारा 11 कह रहा है कि तांबे के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि के उपरांत तांबे की शुद्धता होती है कितनी परसेंट? कितनी परसेंट होती है? ये भी आपका एक तांबे की शोधन करने की एक विधि है जिसमें क्या बोला जाता है? विद्युत अपघटनी विधि। इस विधि में कैथोड और एनोड की प्लेट लगा दी जाती है, उसमें जो आपका कॉपर होता है उसमें हल्का सा विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाता है, जिससे इस विधि द्वारा तांबे का शोधन कर लिया जाता है। ये विधि सबसे अच्छी मानी जाती है
क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें आपका 99.9% कॉपर या तांबा हमको मिल जाता है, इसलिए ये विधि अच्छी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 99.9%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 99.9%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फटाक से। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12। देखिए बेटा, हम लोग आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं और हम लोग आपसे इतनी अपेक्षा रखते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक और चैनल हमारा जिसका नाम है यूनिटेक गुरु, उस चैनल पर विजिट कीजिए और वहां जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल इंडिया पॉलिटेक्निक की जितनी भी सीरीज है उस चैनल पर आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिलेगा, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और किसी को भी कोई समस्या हो तो इस पर बोर्ड पर आपको नंबर दिखेगा, उस नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, संस्था का नंबर है, उस संस्था पर आप कॉल कीजिए और जिसको भी कोई परेशानी हो, समस्या हो, उस पर आप बात कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। फेन प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल होता है। फेन प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला आपका जो तेल होता है वो क्या होता है? सवाल कह रहा है कि जो फेन प्लवन विधि होती है, आर्यन राज पूछ रहे हैं कि ये जब जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन मैच करेगा कि नहीं। देखिए, हूबहू कभी मैच नहीं करता। ठीक है, किसी भी इंसान का चेहरा हूबहू मैच नहीं करता, लेकिन गुण तो मिलते हैं। हाथ तो सबके होते हैं, पैर तो सबके होते हैं, लेकिन उसी तरीके से आपका इस वाले जो क्वेश्चन पैटर्न देख रहे हैं आप, एग्जाम में पैटर्न रिपीट करता है, क्वेश्चन बहुत कम रिपीट करता है। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे, हूबहू प्रश्न जरूर मिलेंगे, लेकिन उनकी संख्या 5 से 10 होगी। लेकिन जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो पैटर्न सेम रखेगा। जैसे कोई न्यूमेरिकल दिया, उसमें संख्या हटा दिया। जैसे मूलानुपाती सूत्र निकालने का फॉर्मूला दिया, उसमें तत्व की जगह कार्बन की जगह ऑक्सीजन कर दिया, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन कर दिया। इस तरीके से नया क्वेश्चन बना दिया। पैटर्न सेम रहता है आपका, हूबहू क्वेश्चन बहुत कम रिपीट किए जाते हैं। केमिस्ट्री में बता रहा हूँ, रसायन विज्ञान में 25 में से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको बस यहाँ से रिपीट देखने को मिलेंगे। बाकी पैटर्न रिपीट करता है, जो जिस पैटर्न पे यहाँ सॉल्व कराया जा रहा है। एग्जाम 25 को है, एग्जाम 25 को है, 3 दिन बचे हुए हैं। चले अगले प्रश्न की तरफ चले बच्चों, जल्दी कमेंट करके बताइए। और आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा और कितना फायदा हुआ, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये होता है आपका फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि, ये भी आपका धातुओं के निष्कर्षण की एक विधि है जिसका नाम होता है फेन प्लवन विधि। क्या नाम होता है? फेन प्लवन विधि। अब इस विधि में एक ऐसा तेल इस्तेमाल किया जाता है जो कि क्या करता है, जो कि शुद्धि प्रक्रम में सहायता करता है। चलिए आर्यन राज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम बस इतनी ही अपेक्षा करते हैं कि लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि फेन प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल कौन सा होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है अरंडी का तेल, ऑप्शन बी मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी सरसों का तेल और ऑप्शन डी चीड़ का तेल। तो फेन प्लवन विधि में आपका चीड़ का तेल इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? चीड़ का तेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेन प्लवन विधि
एक ऐसी विधि है जिस विधि में धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है और इस विधि में जो है चीड़ का तेल इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ होगा CCl HCl, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा दिया हुआ है CH3COOH जिसका दूसरा नाम सिरका होता है। तीसरा दिया हुआ है HNO3 नाइट्रिक अम्ल और चौथा दिया हुआ है, ये ऑप्शन में ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल आपका हार्ड एसिड होता है, नाइट्रिक अम्ल आपका हार्ड एसिड होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी क्या होता है आपका हार्ड एसिड होता है। लेकिन जो आप ये देख रहे हैं CH3COOH जिसका दूसरा नाम होता है सिरका, ये सिरका क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक दुर्बल अम्ल होता है, ये वीक एसिड होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरका एक वीक एसिड होता है। सिरका क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। आर्यन राज बिल्कुल सही, चीड़ का तेल होता है, चीड़। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं रोकते हैं और आप लोग लाइव बने रहिएगा। 5 मिनट बाद आपकी फिजिक्स की क्लास चलेगी, ठीक है। इस प्रश्न को हम लोग यहीं विराम देते हैं। कल प्रश्न संख्या 14 से सॉल्व करेंगे और इस सीरीज को कल ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ रही इतनी आपको। आदित्य कुमार गुड मॉर्निंग, लेट हो गए आप लोग, लेकिन अभी 5 मिनट बाद आप लोग की फिजिक्स की क्लास चलेगी। फिजिक्स वाले सर आ गए हैं, तो आप सभी लोग लाइव रहिएगा और देखते रहिएगा यूनिक ऑनलाइन गुरु। चलिए जय हिंद।